Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 9th of October 2024. Without getting delay, let's get started. हमारी पहली न्यूज क्या कहती है? It's regarding PSLV C-37 rocket body re-enters the Earth's atmosphere. इसरो का एक मिशन था जो कि हमने PSLV C-37 की मदद से लॉन्च किया था। PSLV एक लॉन्चिंग व्हीकल है। इस व्हीकल के तहत हमने एक मिशन लॉन्च किया था जिसने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए थे। पहला सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये था कि एक ऐसा पहला मिशन था जिसने 10 प्लस पेलोड्स लेकर के जाके और ऑर्बिट में स्टैब्लिश किए थे। टोटल अगर देखा जाए तो इसके द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स की संख्या है 104। PSLV C-37 mission was launched on February 15, 2017 with Cartosat 2D as the main payload along with other 103 satellites। मतलब कि टोटल 104 सैटेलाइट्स PSLV C-37 के द्वारा लॉन्च किए गए थे। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो इसरो के द्वारा बनाया गया था। The space agency created history as it was the first mission to launch 104 satellite with a single vehicle। साथ के साथ अभी ये चीज न्यूज में इसलिए बनी हुई है क्योंकि अभी ये रॉकेट का हमारा मेन एम क्या था कि पहले हमने अपने जितनी भी सैटेलाइट्स थी उन सबको ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी के कारण ये लॉन्चिंग व्हीकल कंटिन्यूअसली वहां पर थोड़े दिन तक रिवॉल्व होता रहा। उसके बाद जब वो खत्म हो गया तो अब ये हमारे एटमॉस्फेयर में जब वेलोसिटी खत्म हो गई तब ये हमारे एटमॉस्फेयर में री इंटर कर गया है। इसलिए PSLV C-37 अभी भी न्यूज में बना हुआ है। इसी के रिगार्डिंग जैसे कि हमारा एक इनिशिएटिव है कि हम हर टॉपिक को यूपीएससी से लिंक करते हैं, साथ के साथ PYQ को क्वेश्चन करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है। सो ये जो क्वेश्चन रहा है PSLV GSLV से रिलेटेड ये हमारे पहले ही पूछा जा चुका है। सो आप इसको अटेम्प्ट करिए, कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर बताइए। कल की क्लास में मैं इसका आंसर इन डेप्थ डिस्कस करूंगी। The second news is machine learning pioneers win physics Nobel। बेसिकली नोबेल प्राइज के इस समय डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। कल हमने मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज देखा था। आज 2024 का फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया है दो पर्सन्स को, दैट इज जॉन होपफील्ड एंड जियोफ्रे हिंटन for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks। बेसिकली मशीन लर्निंग हम सब जानते हैं कि हम जब किसी मशीन को लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि किस टास्क को कैसे करना है, वो होता है मशीन लर्निंग। बेसिकली ये काम करने के लिए यूजुअली हम ह्यूमंस का यूज करते हैं। ह्यूमंस उनको डायरेक्शन देते हैं, ह्यूमंस उनमें कमांड फीड करते हैं। बट जो ये साइंटिस्ट हैं, जो ये दो पर्सनालिटीज हैं, इनको ह्यूमन के विदाउट मशीन लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए नोबेल दिया गया है। बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि न्यूरल नेटवर्क्स को, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को मशीन लर्निंग से मर्ज कर दिया है, जिसकी हेल्प से क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में हम मशीन लर्निंग देख सकते हैं विदाउट ह्यूमन बींग्स। न्यूरल नेटवर्क को समझते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। वी ऑल नो हमारा जो भी मेन सेंटर है, सेंट्रल सिस्टम, जिसे हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स बोली जाती है। दे रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सपोज हमारे यहाँ पे किसी ने चींटी काटी या हमें गर्म या ठंडा लगा, सो ये न्यूरॉन्स ही रहते हैं जो हमारे इस गर्म का मैसेज लेकर जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन तक। उसके बाद ब्रेन हमें बताता है कि आपको यहाँ पे किसी ने चींटी काटी है, अपना हाथ से उसे साफ करो। ये जो सिग्नल्स हैं जो न्यूरॉन लेकर गया और फिर वहां से उसके रिस्पॉन्ड में जो हमें करने के लिए बोला गया, ये दोनों टास्क कंप्लीट होते हैं न्यूरॉन्स की मदद से। दे आर कैरिड आउट इन बोथ फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स। बेसिकली ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो हमें दिखाता है, ये देख सकते हैं जो ये डेंड्रियाटिक लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड रहता है।
जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये न्यूरॉन का सेल, देन ये एक्सियल स्ट्रक्चर जो मैसेजेस को रिसीव और ट्रांसफर करने में मदद करता है। इसी न्यूरॉन के आर्टिफिशियली बना करके, आर्टिफिशियल नेटवर्क बना करके और उसको फिर मशीन लर्निंग से कनेक्ट करने की प्रोसेस के कारण ही जो इस साल का फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो प्रोवाइड किया गया है प्रोफेसर जॉन हॉपफील्ड और प्रोफेसर गॉफी हिंटन को। नेक्स्ट वन इज बीजेपी कीप्स हरियाणा एनसीलेट अलायंस बैक्स जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए। ट्यूसडे को उनका रिजल्ट्स हमारे सामने आया। हरियाणा में 90 सीट्स में से बीजेपी को 48 सीट समथिंग उन्होंने सिक्योर किए, मतलब कि सिंगली उनको मेजोरिटी मिल गई है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी और जम्मू एंड कश्मीर में एनसीलेट अलायंस की मिलकर सरकार बनेगी। ये जो न्यूज थी ये जनरल अवेयरनेस के लिए न्यूज है। यूपीएससी में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला है। हाँ, सीट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेट में कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि किसकी सरकार किस स्टेट में बनी। नेक्स्ट वन इज फ्लोरिकल्चर ब्लॉसम्स इन वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन ऑफ उड़ीसा। बेसिकली इस एडिटोरियल में जुजुमारा रीजन की बात की गई है। हम सब जानते हैं उड़ीसा अभी इतना ज्यादा डेवलप्ड स्टेट नहीं है। हालांकि उड़ीसा के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, मतलब कि ओर्स देख लो, माइंस देख लो, मिनरल्स देख लो, सब वहां अवेलेबल है, बट स्टिल उड़ीसा इतना ज्यादा डेवलप्ड स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। उड़ीसा कहीं ना कहीं बैकवर्ड रीजन में ही आता है। सो वहां के एक बैकवर्ड रीजन जुंजुबारा के बारे में डिस्कस किया गया। वहां की जो मेजर पॉपुलेशन थी वो पहले पैडी कल्टीवेशन पर ही सोलली फोकस थी, बट उसके बाद थोड़ी अवेयरनेस के बाद वहां पर सालों से फ्लोरिकल्चर तो फ्लरिश कर ही रहा था। वहां का कोस्टल रीजन हो गया, इकोसिस्टम हो गया, क्लाइमेट ऐसा है कि उस रीजन में फ्लोरिकल्चर मतलब कि पेड़ पौधे जो फूल पत्तियां होते हैं उनका वो तो ब्लॉम कर ही रहे थे, बट स्टिल उसको मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में अब जोड़ा गया कि हम इस फ्लोरिकल्चर को किस तरह से इकोनॉमी में जोड़े और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करें। सो इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया एक एफपीओ के बारे में, दैट इज फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली हुआ क्या है कि वहां पे एक फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन सबुजा संतमपल्ली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक एफपीओ है जिसने फ्लोरिकल्चर को वहां पे फ्लरिश करने में मदद की। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं एफपीओ आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन controlled by their farmer members who actively participate in setting their policies and making decisions. They are open to all persons able to use their services and willing to accept responsibilities of membership. Basically जैसे कि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं ना, वैसे ही एफपीओ है जो कि जो भी फार्मर प्रोडक्शन से रिलेटेड कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें अलग अलग मेंबर्स जुड़कर एक ग्रुप बना सकते हैं। उस ग्रुप को हम एफपीओ बोलते हैं। एफपीओज ओपन फॉर ऑल होते हैं, मतलब कि कोई भी उन्हें ज्वाइन कर सकता है। एफपीओज अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, उन्हें कैसे गवर्न करना है, चीजों को कैसे डिसीजन लेना है, सारी चीजों में एफपीओ खुद रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इनकी जो इनमें चूंकि हमने ग्रुपिंग कर दी तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि उनकी आपस में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने रिसोर्सेस को, अपनी चीजों को शेयर करें। मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, इसमें किसी भी तरह का सोशल, रेशियल, पॉलिटिकल या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। FPO operatives provide education and training for their farmer members, elected representatives, managers and employees so they can contribute effectively to the development of their FPOs. Basically किसी भी FPO में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, किसी भी रीजन की इकोनॉमी कैसी है, किसी भी रीजन में किस इकोनॉमी को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स मिल सकता है, उस चीज में वहां के एफपीओस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। उसी का एक एग्जांपल हमारे सामने आया, उड़ीसा का एक एफपीओ है जिसने फ्लोरिकल्चर में
एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की और आज की डेट में वो एफपीओ बहुत अच्छा इकोनॉमी जनरेट कर रहा है। होता क्या था कि मेजर पॉपुलेशन वहां पैडी कल्टीवेशन में इंक्लूडेड रही, बट पैडी कल्टीवेशन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, प्लस उसमें वाटर भी इतना ज्यादा लगता है, प्लस उसका रिस्पॉन्स हमें तुरंत नहीं देखने को मिलता है। बट फ्लोरिकल्चर में उन्हें रिस्पॉन्स तुरंत देखने को मिला, इसलिए वो ज्यादा फ्लोरिकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगे। नेक्स्ट इज IAF chief says global strife points to need for strong air force. Basically recently 92nd एयर फोर्स का डे सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान जो हमारे नए एयर चीफ इलेक्ट हुए दैट इज अमरप्रीत सिंह जी, उनके साइड से स्टेटमेंट आया कि देयर इज अ नीड फॉर द एयर फोर्स टू बी प्रिपेयर्ड टू मीट एनी कंटिजेंसी दैट चैलेंजेस अवर नेशनल इंटरेस्ट। बेसिकली इंडिया ने समय समय पर हमें दिखाया है कि इंडिया हर एक चैलेंज के लिए बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर रहता है, बट अभी क्या है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज की कमी है। सो आने वाले समय में हमें अपने आप को उतना ही स्ट्रेंथफुल प्रिपेयर करने के लिए जरूरत है कि हम अपनी एयर फोर्स में कुछ चेंजेस लाएं, कुछ टेक्नोलॉजी और इंक्लूड करें ताकि हमारी कैपेबिलिटीज कंटिन्यूअसली इनहेंस होती रहे। साथ के साथ इस मीट के दौरान अमरप्रीत सिंह जी ने तरंग शक्ति के बारे में डिस्कस किया। बेसिकली तरंग शक्ति एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि 30 नेशंस की कंट्रीज की एयर फोर्सेस मिलकर कंडक्ट करवाती है। सो रिसेंटली हमने तरंग शक्ति द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज भी कंडक्ट की है, उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। देन नेक्स्ट वन इज NGT seeks report on encroachments and afforestation in hilly districts of Kerala. बेसिकली हम सब जानते हैं केरला कंटिन्यूअसली जुलाई मंथ से लेकर के न्यूज में बना ही हुआ है। केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड होने की वजह से उसके पीछे क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल थे, क्या वहां पे एनक्रोचमेंट्स हुआ, वहां पे एफोरेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है, या जो माइनिंग एक्टिविटीज है वो क्यों इतनी हद तक आप एकदम रैम्पेंटली बढ़ाते जा रहे हो कि उससे इकोसिस्टम इतना बिगड़ जा रहा है कि इतने बड़े लेवल का लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है और उससे जन मन धन तीनों की बहुत ज्यादा हानि देखने को मिल रही है। सो उसी रिगार्डिंग एनजीटी ने एक रिपोर्ट सीखी है, रिपोर्ट मांगने की कोशिश की है। अगर देखा जाए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एनजीटी इंस्टीट्यूट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनजीटी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसे हमने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट के तहत 2010 में इस्टेब्लिश किया था। इसको मेनली हमने बनाया था अपने एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस से डील करने के लिए, फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस relating to environmental protection and conservation of forest and natural resources. Basically इंडिया थर्ड कंट्री बना है जिसके पास एनजीटी, जिसने अपना एनजीटी बनाया है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपना एनजीटी बनाया, मतलब कि एक अलग इंस्टीट्यूशंस जो कि एनवायरनमेंट रिलेटेड और फॉरेस्ट रिलेटेड केसेस को फटाफट और इफेक्टिवली तरीके से डील करने के लिए एक प्रॉपर अलग इंस्टीट्यूट बनाने की बात की गई। इसमें इसकी 5 अलग अलग सेंटर्स में सिटिंग्स हैं। बेसिकली न्यू दिल्ली इज द प्रिंसिपल प्लेस, उसके बाद भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, इन चारों जगह इनकी बेंचेस भी बनी हुई है। एनजीटी की बात करूं तो एनजीटी के पास सिविल कोर्ट जैसे सिविल केसेस को डील करने के राइट्स हैं, पहली चीज। दूसरा, एनजीटी किसी भी रिलेटेड अपील को, किसी भी रिलेटेड केस को रिलेटेड टू एनवायरनमेंट डील करता है। अगर कोई पर्सन एनजीटी के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो उस डिसीजन के 90 डेज के टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है। एनजीटी अलग अलग एक्ट्स को डील करते हुए अपने जजमेंट्स प्रोवाइड करता है। वाटर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरनमेंट एक्ट 1986 का, पब्लिक लायबिलिटी एक्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये सारे एक्ट्स हैं जिनको एनजीटी, जिनसे रिलेटेड लॉज को एनजीटी गवर्न करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनजीटी
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को फॉलो नहीं करता है। एनजीटी वर्क करता है नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर। सो दिस वाज अबाउट एनजीटी। और पीवाईक्यू में देखें तो एनजीटी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। सो एनजीटी हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्लास में इन दोनों पीवाईक्यूज को मैं इन डेप्थ एनालिसिस करूंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज एट फिल्म अवार्ड्स मुर्मू कॉल्स फॉर विमेन लेड डेवलपमेंट। बेसिकली 17th नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रोवाइड किया गया। इसी दौरान द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि ओवरऑल 85 अवार्डीज थे, जिसमें से सिर्फ 15 अवार्डीज विमेन थी, मतलब कि टोटल 15 विमेन को ही अवार्ड प्रोवाइड किया गया। So she called for more efforts to ensure women-led development in the film industry. I believe that film and social media are a great tool to bring about a change in society. Basically, जो भी हम देखते हैं वही हमारी सोसाइटी में एप्लीकेबल होने लगता है। जिस तरह की मूवीज, जिस तरह की चीजें जो वर्किंग विमेन्स ऑन स्टेज करती हैं, वही कहीं ना कहीं सोसाइटी में हमें डिस्प्ले होने लगता है। सो जरूरत है कि हम विमेन्स के एफर्ट्स को बढ़ाएं, ताकि ये एक टूल हो सकता है, ये एक जरिया हो सकता है हमारे सोसाइटी में चेंजेस लाने का। नेक्स्ट वन इज इंडिया मेक्स प्लेज ऑफ $300 million फॉर WHO प्रोग्राम। बेसिकली इंडिया अब 6th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन गया है WHO में। WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया 2025 से लेके 2028 तक के लिए $300 मिलियन का फंड WHO को प्रोवाइड करेगा, उनके अलग अलग एम्स को फुलफिल करने के लिए। हेल्थ सेक्टर हो गया, to increase the number of vaccines delivered to priority countries, supporting 55 countries in educating and employing 3.2 million health workers, and pre-qualifying 400 health producers for products per year। बेसिकली इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए इंडिया ने $300 मिलियन का फंड WHO को प्रोवाइड किया है। WHO समझते हैं तो WHO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सारे मेंबर्स के साथ मिलकर काम करती है। मेंबर स्टेट्स की बात की जाए तो 194 आर द मेंबर स्टेट्स, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्टेटेड है। बेसिकली इसने अपनी वर्किंग 7 अप्रैल 1948 से स्टार्ट की थी, इसलिए हम 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। The WHO provides leadership on global health matters, shaping the health research agenda, setting norms and standards, articulating evidence-based policy options. Basically, हेल्थ से रिलेटेड हर चीज को डील करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है 1948 में, जिसके मेंबर स्टेट्स 194 है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो टू एक्ट एज द डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क, फर्स्ट वन। सेकेंड, इफेक्टिव और कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म को फॉलो करना हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को डील करने के लिए। गवर्नमेंट्स को जो भी, जैसे इंडिया के पास कोई हेल्थ इशू आता है तो इंडिया चाहता है किसी की सलाह लेना, तो इंडिया WHO से कोई भी सलाह सीख कर सकता है और उस मैटर पर WHO हमें रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगा। टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द स्पेसिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ द हेल्थ। कंटिन्यूअसली हेल्थ के एडवांसमेंट के लिए जो भी प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, जो भी पर्सन इस चीज को कंट्रीब्यूट करते हैं, उन सब के बीच में कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करना। ये सारा जो है ये ऑब्जेक्टिव है WHO को कि आखिर हमने WHO क्यों बनाया है। आगे बात करते हैं एडिटोरियल की। सनसेट फॉर द यूके's फायर्ड पावर लेसन फॉर इंडिया। बेसिकली यूनाइटेड किंगडम ने अपना एक टारगेट रखा था कि वो अपने कोल बेस्ड पावर जनरेशन को 2025 तक बंद कर देगा।
सो रिसेंटली यूके ने अपना लास्ट कोल पावर प्रोड्यूसिंग पावर पॉइंट को बंद कर दिया है। इसी से रिगार्डिंग ये पूरा एडिटोरियल डिस्कस किया जा रहा है कि आखिर इंडिया को इससे क्या लेसन लेने चाहिए, और अगर हम दोनों कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन बन रही है। इंडिया और यूके दोनों अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में स्टैब्लिश्ड है। बेसिकली इंडिया का जो पावर प्रोडक्शन की जर्नी है वो डिपेंड की हमारी कॉलोनियल एरा पर, क्योंकि हमें पहले कॉलोनलाइज कर दिया गया था यूके के द्वारा, और हम उस टाइम पे सॉवरेन नहीं थे अपनी पॉलिसीज को बनाने के लिए, अपने डिसीजंस को लेने के लिए। सो उसी रिगार्डिंग जैसा यूके ने हमसे करवाना चाहा हमने वैसा वैसा किया। सो इसी रिगार्डिंग यूके ने अपनी कोल को निकालने की जर्नी, कोल से पावर जनरेशन की जर्नी सब कुछ हमसे पहले स्टार्ट कर दी थी। इसी रिगार्डिंग को जो ब्रिटेन है, जो यूके है, उसने अपना पीक टाइम भी बहुत पहले ही अचीव कर लिया। पीक टाइम अचीव कर लिया, उसके बाद यूके के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले, मतलब कि लंदन में एक स्मोक वाला केस हुआ था वो सामने आया। सो मतलब कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी यूके में हमें पहले देखने को मिलने लगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि यूके ने अपनी कोल को इकोनॉमी से हटाने की जो जर्नी है वो अभी स्टार्ट की है। ये जर्नी उसकी बहुत पहले से चल रही है। इंडिया ने इस पर फोकस शुरू किया है 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद से, कि इतने बड़े लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसलिए हमें कोल को जो फॉसिल फ्यूल है उसके यूज को, उसके कंजप्शन को कम करना चाहिए, क्योंकि ये क्लाइमेट को बहुत ही एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है। बट यूके ने ये चीज 1952 में ही देख ली थी। उसी टाइम में यूके ने अपना कोल यूज का पीक पीरियड अचीव कर लिया था, मतलब कि बहुत ही मेजर पॉपुलेशन जो है वो कोल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है, कोल से पावर जनरेशन में इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पहुंच रही है। सो इसलिए जो यूके है उसने अपना टारगेट सेट किया कि 2025 तक हम अपना कोल के द्वारा पावर जनरेशन के प्लांट्स को बंद कर देंगे। बट इंडिया बहुत ही अलग सिनेरियो में रह रहा है। इंडिया ने अपना प्रोडक्शन ही 1750s के टाइम पर वेस्ट बंगाल के रीजन से पहली बार कोल को प्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद जब हमें आजादी मिली उसके बाद हमने जाके कोल के द्वारा पावर जनरेशन के प्लांट्स लगाना शुरू किए, मतलब कि हमने अपनी जर्नी ही लेट स्टार्ट की है। इवन अभी तक हम अपना कोल प्रोडक्शन का पीक पीरियड भी अचीव नहीं कर पाए हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि 2035 तक इंडिया अपने पीक पीरियड पर होगा, जब उसने बहुत सारा कोल प्रोड्यूस कर चुका होगा, जब मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोल की हेल्प से जनरेट हो रहे होंगे। इसलिए दोनों कंट्रीज अलग अलग स्टेजेस में है। बट अभी चूंकि ब्रिटेन ने ऐसा इनिशिएटिव उठाया और ब्रिटेन इस चीज को अचीव भी कर रहा है, सो हमें कुछ लेसन्स उससे लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहला चीज कि ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी है। ब्रिटेन ने अपनी कोल को बंद करने की जर्नी 1952 से स्टार्ट कर दी थी। हमारे पास अभी भी टाइम है। हमने अपना टारगेट सेट कर रखा है 2070 तक कि हम नेट जीरो एमिटर 2070 तक बनेंगे। अभी भी हमारे पास 45 इयर्स का टाइम पीरियड है कि हम अपनी पॉलिसीज कैसे बनाएं और किस तरह से फेज वाइज कोल को अपने सिस्टम से बाहर निकालें। पहला चीज। दूसरा चीज ये, ब्रिटेन ने ये चीज इंश्योर की कि जहां जहां उसके कोल पावर जनरेटिंग प्लांट्स लगे हुए थे उनको रिप्लेस करने के लिए ब्रिटेन ने एफर्ट्स लगाए कि वो उस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करे, कि जैसे किसी कोल का प्लांट स्टैब्लिश है जहां से पावर निकल रही है, पावर वहां जनरेट होने के बाद प्रॉपर एक ग्रिड सिस्टम बिछा रहता है कि जिसकी हेल्प से आप पूरी शहर में इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते हो। उसने उसी प्लेस पर नए रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्लांट्स स्टैब्लिश कर दिए, चाहे वो विंड मिल हो जाए, चाहे वो कोई और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हो जाए, उनको उसी जगह पर उसने स्टैब्लिश किया। इससे क्या हुआ कि लोगों के पास अल्टरनेटिव अवेलेबल हो गया कि वो कोल वाले सेक्टर से निकल के रिन्यूएबल वाले सेक्टर में जाकर अपने आप को एम्प्लॉय कर दे।
पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर एक गैप आया, स्किलिंग का गैप। सो ब्रिटेन ने कोशिश की कि जो कोल में स्किल्स का यूज किया गया उन्हीं स्किल्स का यूज किया जाए या उसको थोड़ा सा इनहेंस करके इस गैप को कम किया जाए। सो ब्रिटेन ने वहां पर भी अपने लोगों की मदद की। उसके बाद एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने रीपर्पस किया, मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कोल को जनरेट करके, पावर जनरेट करके यूज कर रहा था, उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से कनेक्ट कर दिया। सो ये कुछ लेसन्स थे जो इंडिया को सीखने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम भी कोल को फेज आउट करने की बात करेंगे। धीरे धीरे फेजेस में हम उसे निकालने की कोशिश करेंगे। सो ये लेसन्स हमें हमारे माइंड में रखने चाहिए कि इंडियन पीपल्स की डिमांड के हिसाब से हम उन्हें उनकी डिमांड्स को फुलफिल करते हुए चेंजेस लाएं, ताकि उन्हें कोई मेजर शॉक ना लगे। अगले एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। ये एडिटोरियल डिस्कस करता है फ्रॉम सॉलिडेरिटी टू स्यूड इंडिया शिफ्ट इन पैलेस्टीन। बेसिकली जब हम आजाद हुए थे या जब इंडिया अपने अर्ली उसमें फेज में था, इंडिपेंडेंस वाले फेज में, उस टाइम पर हमारा व्यू पॉइंट कुछ और था। हम कॉलोनियल लेगेसी से जूझ रहे थे, हम नॉन अलाइनमेंट की तरफ ज्यादा मूव कर रहे थे। सो उस टाइम पर हमने ना इजराइल ना पैलेस्टीन, दोनों में से किसी को भी इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए। बट करंट सिनेरियो की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हम इजराइल की तरफ ज्यादा अलाइंड है एज कंपेयर टू पैलेस्टीन। पैलेस्टीन को हमने मार्जिनलाइज कर दिया है। भले हम टू नेशन की थ्योरी बात करते हैं कि भाई इजराइल भी एग्जिस्ट करे, पैलेस्टीन भी एग्जिस्ट करे, बट जो हमारी पॉलिसीज है, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हम ग्लोबल लेवल पर कमेंट्स देते हैं, वो ये शो करते हैं कि हम इजराइल की तरफ ज्यादा अलाइंड है एज कंपेयर टू पैलेस्टीन। पैलेस्टीन को हमने मार्जिनलाइज कर दिया है। सो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। The first India's evolving policy on Palestine is inseparable from the rise of Hindutva. Basically, हम ना एक हिंदुत्व वाले उसमें बढ़ रहे हैं। हमारी जो अभी की गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है वो हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को प्रमोट कर रही है, और पैलेस्टीन कहीं ना कहीं एक मुस्लिम मेजोरिटी या मुस्लिम आइडेंटिटी से बनी हुई कंट्री है। सो एक जो मेजर फैक्टर काम कर रहा है हमारी गवर्नमेंट का वो ये है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं हिंदुत्व को दिखा रहे हैं कि हम एक मुस्लिम मेजोरिटी या मुस्लिम आइडेंटिटी वाले पैलेस्टीन कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। The Bharatiya Janata Party and the Sangh Parivar have sought to influence India's diplomacy based on a Hindu nationalist worldview. The ideological shift has manifested itself in a growing affinity with Israel, seen as a natural partner against and apparently a victim of the perceived threat of the Islamic terror. बेसिकली हिंदुत्व को दिखा के हम जो है हमारा ये स्टेंस क्लियर दिख रहा है कि हम इजराइल की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है एज कंपेयर टू पैलेस्टीन। पहली चीज। द सेकेंड थिंग इज, द सेकेंड फैक्टर ड्राइविंग इंडिया शिफ्ट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वैल्यू बेस्ड टू ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी। वही बात है कि जब हम आजाद हुए थे हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कॉलोनी का एक डर था, तो हम उस टाइम पे एंटी कॉलोनियलिज्म और हम पैलेस्टीन के स्टेटहुड को एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग प्रोवाइड कर रहे थे कि हाँ पैलेस्टीन भी एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम तब नए नए आजाद हुए थे, हमारे लिए एक नेशन का बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट हम अब उससे ट्रांजिशन में आ गए, हमारे लिए ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इजराइल हमें हर सेक्टर में मदद करता है, चाहे वो एनर्जी हो जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाए, एग्रीकल्चर हो जाए, ट्रेड हो जाए, अलग अलग चीजों में इजराइल हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहा है। सो हम अब एक एंटी कॉलोनियल वाले पीरियड से निकलकर एक प्रॉफिट्स और एक ट्रांजैक्शनल वाली चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं। सो अब हमारी जो पॉलिसी है वो शिफ्ट हो गई है इजराइल की तरफ ज्यादा एज कंपेयर टू पैलेस्टीन। सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन की बात की जाए
India's aspiration to emerge as a great power has also played a crucial role. बेसिकली हम वर्ल्ड में ऐसी इमेज दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि हम एक मेडिएटर का रोल प्ले करेंगे रशिया यूक्रेन वाले इशू में, बट कहीं ना कहीं हमारी भी एक चाह है कि हम एक ग्लोबल पावर की तरह, एक ग्रेट पावर की तरह पूरे ग्लोब के सामने उभर कर सामने है। सो उसके लिए हम जो ऑलरेडी स्टैब्लिश जो डेवलप्ड नेशंस है उनकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए की बात की जाए तो यूएसए और इजराइल जो है वो यूएसए का बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय है और कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑर्डर्स को मैनेजमेंटिंग करने में यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमारा शिफ्ट यूएसए के एलाय की तरफ ज्यादा दिख रहा है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो इस एडिटोरियल में डिस्कस किए गए कि आखिर क्यों हम इजराइल की तरफ ज्यादा अलाइंड है एज कंपेयर टू पैलेस्टीन। दूसरा नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। What does USCRF report say about India? बेसिकली ये एक कमीशन है दैट इज नोन एट यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। बेसिकली किसी भी कंट्री में रिलीजन के रिगार्डिंग कितनी फ्रीडम प्रोवाइड की जा रही है या कैसे सर्कमस्टांसेस है, कैसी सिचुएशन है, इन सब चीजों को गवर्न करती है, गवर्न नहीं कह सकते, इन सब चीजों को सर्वे करती है एक इंस्टीट्यूट जिसे बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये इन चीजों को सर्वे करके इंडेक्स बनाती है कि किस कंट्री में कितनी फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है। सो करेंटली इसने अपना सर्वे कंडक्ट करवाया, लोगों से मीटअप किया और उस हिसाब से इसने कंट्रीज को कैटेगरीज में बांटा। बेसिकली ये दो कैटेगरीज में कंट्रीज को बांटती है। फर्स्ट वन इज सीपीसी, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ऐसी कंट्रीज जहां पर रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड नहीं की जाती है, मतलब कि जो वहां के लोग हैं, जो वहां के सिटीजन है, वो फ्री नहीं है अपना रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, अपने रिलीजन को चेंज करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। अगर इन सारे अपने रिलीजियस के एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी काम करने में कंट्री में हर्डल आ रहे हैं तो इससे कंट्री की रिलीजियस फ्रीडम कम हो जाती है और उस कंट्री को सीपीसी के अंदर रख दिया जाता है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। मतलब कि क्या हुआ कि उस कंट्री की ग्रेडिंग लो हो गई। सेकेंड कैटेगरी जो है वो है SWL, मतलब कि ऐसी कंट्रीज जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जहां पे प्रॉपर रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड की गई है, वो प्रैक्टिस कर सकते, चेंज कर सकते, उन्हें बोला जाता है स्पेशल वॉच लिस्ट। वो अच्छी रैंकिंग मानी जाती है। जब ये सर्वे कंडक्ट करवाया गया तो इंडिया की ग्रेडिंग लो रखी गई, इंडिया को सीपीसी के अंतर्गत रखा गया। ऐसा माना गया कि जो 2019 का सिटीजनशिप बिल लाया गया वो कहीं ना कहीं रिलीजियस फ्रीडम को कम करता है। यहाँ के लोग कंटिन्यू अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं स्टेट के साइड से हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं। इन सारी चीजों को देख करके इस रिपोर्ट में हमारी रैंकिंग कम की गई, बट इसके रिस्पॉन्स में हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि रिपोर्ट बायस्ड है, ये एक इंडिया की गलत इमेज ग्लोबल लेवल पर रखना चाहती है, इसलिए ऐसी रिपोर्ट्स लाई गई है, हम ऐसी रिपोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। अगली न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाई इज द टेक्सटाइल Why is the textile industry struggling to perform better? बेसिकली जो इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत अच्छा माना जाता है। इन फाइनेंशियल ईयर 2022 इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर ग्लोबली। साथ के साथ अगर जीवीए में कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो टेक्सटाइल का 10.6% ऑफ टोटल जीवीए प्रोडक्शन में टेक्सटाइल सेक्टर ही लाई करता है। सो मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक इम्पोर्टेंट सेक्टर हो जाती है, इसने जीवीए में अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। सो बट अभी रिसेंटली देखा गया कि जो ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है उसकी वजह से इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर भी इस स्लो डाउन का असर उस पर देखने को मिल रहा है। बेसिकली हुआ क्या,
कुछ पॉलिसीज है, जैसे कि पहला, हम अपने कॉटन के एक्सपोर्ट को लेकर के एक ड्यूटी इम्पोज करते हैं। हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑफ बोथ कॉटन एंड मैन मेड फाइबर्स, जो फाइबर्स टेक्सटाइल को बनाने में यूज होते हैं या जो कॉटन यूज होती है, उन पर हाई ड्यूटी इम्पोज की जाती है। जब हम उन्हें इंपोर्ट करते हैं तो उन पर एक ड्यूटी लगाई जाती है। सो वो ड्यूटी का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। सो अगर ज्यादा अमाउंट हम पे करके किसी चीज को इंपोर्ट करा रहे हैं, सो जब हम एंड प्रोडक्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उस प्राइस को इंक्लूड करेंगे। तो उस प्राइस को इंक्लूड करने के बाद जो है, जो टेक्सटाइल का अल्टीमेट जो पैसा बनता है वो मतलब कि एक्सपेंसिव दिखता है ग्लोबल लेवल पे। इस वजह से हमारे टेक्सटाइल की डिमांड कम होती हुई नजर आ रही है। पहला, देन 10% import duty on cotton has made Indian cotton more expensive compared to international price। जब हम दूसरे ग्लोबल लेवल पर दूसरी कंट्री से अपनी कॉटन को कंपेयर करेंगे तो हम उस पर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। तो इस वजह से हमारी कॉटन की प्राइस ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट नहीं कर पा रही है, वो हमें लोगों को एक्सपेंसिव दिख रही है। ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है। जरूरत है कि हम इन चैलेंजेस को टैकल करें, ठीक करें, इंपोर्ट ड्यूटीज कम करें, जो मैनमेड फाइबर हम मंगवा रहे हैं उस पर भी हम ड्यूटीज कम करें, ताकि जो है ये चीजें एक्सपेंसिव ना लगे और एक बेहतर तरीके से इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर सके। जरूरत है कि हम अपने टेक्सटाइल सेक्टर में 100 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करें, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बेहतर तरीके से ग्रो कर सके। द नेक्स्ट वन इज ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। बेसिकली अगर ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट की बात की जाए तो रिसेंटली यूएसए में समिट ऑफ द फ्यूचर कंडक्ट करवाया गया था। वहीं से ये एक हमारे सामने कॉम्पैक्ट सामने आ रहा है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल की जनरेशन क्या हो गई है, एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हर कोई इस चीज को लेकर के बात कर रहा है। सो आज की डेट में डेटा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो भी बन जाता है, रिसोर्स भी बन जाता है। सो पूरे ग्लोब में डेटा डिवाइड को कम करने के लिए और इंक्लूसिव ग्रोथ को, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी को इंश्योर करने के लिए ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट बनाया गया। बेसिकली ऐसा देखा गया कि जिस तरीके से एआई से इतने ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, वहीं एआई से मेजर लॉस भी हो सकते हैं। सो उस चीज को एड्रेस करने के लिए ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट बनाया गया। ये बात करता है ओपन, सिक्योर, ह्यूमन सेंटर्ड टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है कि जो हमारे आने वाले टेक्नोलॉजी हो वो ह्यूमन सेंटर्स हो। साथ के साथ इसमें बात की जा रही है कि सारे जितनी भी ग्लोबल कंट्रीज है जो फोकस कर रही हैं एआई पर, टेक्नोलॉजीज पर, उन सब में डिजिटल डिवाइड को कम किया जाए। मतलब कि जो रिसोर्सेज है, जो कोड्स हैं, जो सॉफ्टवेयर है, उन्हें ओपन कर दिया जाए, ओपन फॉर ऑल, ताकि कोई भी तरह का ऑब्स्टेकल ना आए किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने में। इसकी मदद से हम अपने डिजिटल डिवाइड को कम कर सकते हैं, जो कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का मेन मकसद है। चैलेंजेस की बात की जाए तो हमारे पास चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। पहला चीज, नाम मात्र के लिए हम ओपननेस बोलते हैं, यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि कई बार क्या होता है उसके ऊपर कंडीशंस लगा दी जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गई या प्राइवेसी की हो गई, इन सारी चीजों को ये सारी चीजें हर्डल साबित होती है और जो सोर्स कोड रहता है, जो टेक्नोलॉजी रहती है, वो ओपन फॉर ऑल नहीं हो पाती है। पहला चीज। दूसरा चीज, जिस तरह से हमारे लिए डेटा एक रिसोर्स का काम कर रहा है, सो हमारे लिए जरूरत है कि हम उसे प्रॉपर, सिक्योरली और उसके साथ साथ प्राइवेसी भी मेंटेन रखें। बट होता क्या है कि जो ये चीजें हैं इन्हें हम सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर छोड़ देते हैं, बट कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेशन ग्लोबल लेवल पर इनइफेक्टिव ऑलरेडी साबित हो चुका है। सो जरूरत है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो साथ आए और इस पे कुछ तरह के रेगुलेशंस, रूल्स एंड लॉज बनाए, ताकि जो ये डेटा है वो प्रॉपर डेटा का फ्री फ्लो हो सके एक जगह से दूसरी जगह, साथ के साथ प्राइवेसी भी इंश्योर हो, साथ के साथ इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी सब तक अवेलेबल हो सके। यही काम है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का। द नेक्स्ट वन इज,
CAG Murmu asks for advancing date of closure of states monthly accounts. बेसिकली पहले कैग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैग एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हमने बनाई है। कैग क्या करता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड रहता है, पब्लिक पर्स का गार्जियन रहता है। बेसिकली कोई भी पैसा कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ, इन सबकी देख रेख करने का काम है कैग का, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनकी इट इज द इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटीज to parliament and state legislature and through them to the people is ensured। बेसिकली क्या होता है, जो इंडिया है वो एक चेक एंड बैलेंस पर काम करता है, इंडिया की डेमोक्रेसी चेक एंड बैलेंस पर काम करती है। सो जो पैसा है जो गवर्नमेंट टैक्स की मदद से कलेक्ट कर रही है उस पे लोगों का हाथ है। सो उस चीज को चेक करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, दैट इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वो चेक करता है कि पैसा जो ऑडिट है वो सही वे में हुआ है या नहीं। सो इसी चीज के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट आया द्रौपदी मुर्मू जी और कैग के द्वारा कि स्टेट्स को अपने अकाउंट्स को स्टार्टिंग की डेट्स में, मतलब कि 10th ऑफ एवरी मंथ क्लोज कर देना चाहिए, इसे 25 तारीख तक के नहीं एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि समय से हम चेक कर सके इफेक्टिवली अकाउंट्स को, जनता के जो जनता ने भरोसा रखा है उस चीज को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ स्मॉल ब्रोकर्स टू डिप ऑन न्यू सेबी F&O रूल्स। बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझानी है, दैट इज F&O रूल्स, जिसे हम कह सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस रूल। सेबी ने एक नया रूल लाया है। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ कार की कंपनी की। सो अगर मुझे कार बनानी है तो मुझे क्या चाहिए होगा, टायर्स चाहिए होंगे। सपोज करो कि अभी टायर्स का रेट कम है, मान लो 100 रुपए का एक टायर मिल रहा है। मैं एक हाइपोथेटिकल चीजें ले रही हूँ ताकि मैं चीजों को इजिली एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। सो टायर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए और मुझे पता है कि मैं तो मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे आने वाले समय में कंटिन्यूअसली टायर लगेंगे ही लगेंगे। सो मैं अभी ही अपनी सामने वाली डीलर से बात कर लूं कि 100 रुपए की प्राइस में मैं आने वाले समय में, मतलब कि फ्यूचर में तुमसे 150 टायर परचेस करूंगी। सो मुझे क्या है कि अभी टायर के प्राइस कम चल रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में प्राइसेस बढ़ जाए। सो मैं डीलर के साथ एक डील साइन कर रही हूँ। इस दौरान क्या होगा कि डीलर को भी एश्योरेंस मिल जाएगा कि मुझे 150 टायर सामने वाले को सेल आउट करने, सो वो उस हिसाब से वो बनाएगा और मुझे प्रोवाइड करेगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि मैंने ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन किया है कि आने वाले समय में टायर के प्राइसेस बढ़ेंगे, अगर टायर के प्राइसेस कम हो गए तो इसके लिए ही ऐसे रेगुलेशंस लाए गए हैं कि आप अगर किसी भी डीलर के साथ डील कर रहे हो तो उस दौरान आपको एक पैसा फाइन के रूप में रखना पड़ेगा। सपोज 100 रुपए का टायर है तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 150 टायर्स का तो आपको उस दौरान कुछ फी देनी पड़ेगी, कुछ फीस देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एक टायर पर 20 रुपए और देने पड़ेंगे, मान लो मैं 120 रुपए दे रही हूँ। सो क्या होगा कि अगर मुझे अगर करंट सिनेरियो में टायर का प्राइस 100 है और उस टाइम भी टायर का प्राइस 100 रहा तो मैं परचेस आउट कर लूंगी। बट अगर उस टाइम पे टायर का प्राइस कम हो गया और वो हो गया 80 रुपीज, तो मैं क्या करूंगी कि वो अपना जो डील है उससे बाहर निकल सकती हूँ, कॉल ऑप्शन कह सकते हैं, जिसे मैं हटा सकती हूँ कि मुझे अब ये टायर नहीं परचेस करने क्योंकि इनकी प्राइस ऑलरेडी कम हो चुकी है। सो नए प्राइस में डील करने के लिए सेबी हमें परमिशन प्रोवाइड करता है। इसी को बोला जाता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इंस्ट्रूमेंट। इसकी मदद से इकोनॉमी में लोग करंट के हिसाब से फ्यूचर का प्रिडिक्शन करके एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हैं। Then next one is Malaysia not to press for review of rise in edible oil import levy। बेसिकली हमने एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ाई है। सो उस रिगार्डिंग मलेशिया के साइड से स्टेटमेंट आया कि इससे हमारी जो दोनों के कंट्रीज ने साइन किए हैं ट्रेड्स को लेकर के एग्रीमेंट्स, उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा।
नेक्स्ट वन इज डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनीवन्स पॉलिटिकल एजेंडा अर्जेंटीना। इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में मीटअप हुआ, वहां की फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आई, सो एस जयशंकर जी के साथ उनका मीटअप हुआ। इस दौरान एस जयशंकर जी ने उन्हें ऑफर किया ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, बट इस रिगार्डिंग उनका स्टेटमेंट आया कि हम किसी पॉलिटिकल एजेंडा को ज्वाइन नहीं करना चाहते। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हाँ, ब्रिक्स के अंतर्गत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन के इतने % लोग वहां अवेलेबल है, जीडीपी इतना % प्रोड्यूस होती है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, बट स्टिल वो पॉलिटिकल एजेंडा से अपनी कंट्री को दूर रखना चाहती हैं। अब कल के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था नोबेल प्राइज विनर्स फॉर द ईयर 2006 इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो इसका आंसर है द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर बी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो के बारे में उस टाइम पर रिसर्च की गई थी एंड्रयू जेटफायर एंड क्रिक मैलो के द्वारा। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। कल हमने डिस्कस किया था इंडिया के कि इस साल का नोबेल प्राइज किस सेक्टर में दिया गया है। The second question was regarding consumer price index and wholesale price index. The correct answer is option number 1. The weightage of consumer price index is higher than that of wholesale price index. Already discussed, मैंने बताया था कि consumer price index के अंदर services भी आती है, goods भी आते हैं. And the option 2 is the WTI does not capture changes with respect to the prices of services which CPI does. इसे भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 2। कल के डिस्कशन में मैं ये दोनों चीजें इन डेप्थ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट IAS। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल सकती है। थैंक यू।